क्या आपने सोचा है कि कल की 2898 एडी सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन फिल्म थी? नहीं दोस्तों, ये फिल्म लिटरली महाभारत के एक अध्याय से लेकर फ्यूचर के एक डिस्टोपिया तक हर जगह सिंबॉलिज्म और हिडन रेफरेंसेस से भरी पड़ी है। डायरेक्टर्स और राइटर्स ने इतनी डीपली मिथोलॉजी को इस फिल्म के डिज़ाइन, नेमिंग और इवन कॉस्ट्यूम चॉइसेस में वीव किया है कि अगर आप एक बार भी नॉर्मल व्यूइंग करते हैं तो आप 90% रेफरेंसेस मिस कर देते हैं। आज हम इस फिल्म को लिटरली फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे कैरेक्टर डिज़ाइन से, नाम के डीपर मीनिंग से, बैकग्राउंड में छुपे सिंबल से, और एक ऐसा सीक्वल हिंट भी डिस्कस करेंगे जो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि हम हर डिटेल को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो कंफर्टेबल हो जाइए और वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट दो सेक्शंस में हम वो डिटेल्स रिवील करेंगे जो शायद किसी और चैनल ने कवर नहीं किए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा की, जिसे फिल्म में अमिताभ बच्चन ने पोर्ट्रे किया है। महाभारत के अकॉर्डिंग अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और एक महान योद्धा था जिसके पास नारायणास्त्र जैसा डिवाइन अस्त्र चलाने की शक्ति थी। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद जब उसने पांडवों के बच्चों को मारने की कोशिश की और उत्तरा के गर्भ में पलने वाले परीक्षित को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब कृष्णा ने उसे श्राप दिया। ये श्राप 3 हिस्सों में था। पहला, कि वो हजारों साल तक जिंदा रहेगा बिना मौत के। दूसरा, कि उसके फोरहेड से हमेशा खून और पुस बहता रहेगा जिसकी वजह से यूज हमेशा दर्द महसूस होगा। और तीसरा, कि वो कभी किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, हमेशा अकेला भटकता रहेगा जंगल जंगल। फिल्म में भी आपने देखा होगा कि उसके फोरहेड पर एक परमानेंट वुंड है जो कभी हील नहीं होता। ये एग्जैक्ट वही कर्स है जो मूल महाभारत में डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा डिटेल है जो बहुत लोगों ने मिस किया। जब अश्वत्थामा अपना हेलमेट उतारता है, कैमरा स्पेसिफिकली उसके माथे के उस हिस्से पर फोकस करता है जहां कृष्णा ने उसकी मनी यानी जूएल निकाल ली थी। ओरिजिनल मिथोलॉजी में अश्वत्थामा के पास एक डिवाइन जूएल था जो यूस भूख, प्यास और बीमारी से बचाता था। इस मनी की वजह से वो बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकता था। कृष्णा ने वो मनी निकाल ली थी एज पार्ट ऑफ द कर्स, और फिल्म में उसका स्कार एग्जैक्टली उस जगह दिखाया गया है, थोड़ा सुनकिन और डिस्कलर्ड, जैसे कुछ परमानेंटली मिसिंग हो। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, अश्वत्थामा की बॉडी लैंग्वेज पूरी फिल्म में टायर्ड और बर्डन दिखती है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। ये कॉन्शियस चॉइस है डायरेक्टर्स की, क्योंकि माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अश्वत्थामा अपनी इमॉर्टैलिटी को एक कर्स मानता है, ब्लेसिंग नहीं। वो हमेशा अपनी मुक्ति ढूंढता रहता है, और फिल्म में भी उसका कैरेक्टर आर्क एग्जैक्टली इसी इमोशनल वेट के अराउंड बनाया गया है। अब बात करते हैं प्रभास के कैरेक्टर भैरव की। भैरव शिव का एक फियर्स रूप है, डिस्ट्रक्शन और प्रोटेक्शन दोनों का सिंबल। हिंदू मैथोलॉजी में काल भैरव को टाइम, डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन का देवता माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भैरवा को ऑफन एक डॉग के साथ डिपिक्ट किया जाता है जो उनकी वहां है, और अगर आप गौर करें, फिल्म भी भैरवा के अराउंड एक लॉयल कंपेनियन एनर्जी है जो इनडायरेक्टली इस सिंबोलिज्म को रिफ्लेक्ट करती है। फिल्म में भैरवा एक बाउंटी हंटर है जो पैसों के लिए काम करता है, लेकिन उसका नाम ऑलरेडी हिंट देता है कि उसका डेस्टिनी कुछ और है। भैरवा का कैरेक्टर आर्क, एक सेल्फिश मर्सिनरी से एक प्रोटेक्टर बनना, एग्जैक्टली काल भैरवा के ड्यूअल नेचर को मिरर करता है, डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्शन तक का सफर। एक और लेयर जो मिस हो जाती है, भैरवा जब अपने यूनिट नंबर या आइडेंटिटी के बारे में बात करता है, वो बार बार अपना सीक्वेंस नंबर मेंशन करता है जो सटली हिंट देता है कि वो एक लार्जर प्रोफेसी का हिस्सा है, ना कि सिर्फ एक रैंडम कैरेक्टर। ये नंबरिंग सिस्टम फिल्म में काफ़ी जगह यूज हुई है और ये महाभारत के उस कंसेप्ट से कनेक्ट होती है जहां अवतार्स और उनके रक्षक एक साइकिल में बार बार प्रकट होते हैं। भैरवा की फ्लाइंग कार बुज्जी भी एक हिडन रेफरेंस है। बुज्जी एक एआई पावर्ड व्हीकल है जिसकी वॉइस कीर्ति सुरेश ने दी है। अगर आप गौर से देखें, बुज्जी के डिजाइन में एक चैरियट जैसी शेप है जो अर्जुना के रथ का फ्यूचरिस्टिक वर्जन फील देता है जिसमें कृष्णा खुद सारथी बनते हैं। ये एक सटल पैरेलल है जहां भैरव बुज्जी का रिश्ता अर्जुना कृष्णा के रिश्ते को रिफ्लेक्ट करता है, एक योद्धा और उसका गाइड जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि इमोशनल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी देता है। बुज्जी का डिज़ाइन भी ध्यान से देखने लायक है। उसके पेंट जॉब और स्ट्रक्चरल लाइंस में ट्रेडिशनल इंडियन रथ की कार्विंग पैटर्न्स हिंट की गई हैं जो मॉडर्न मेटालिक फिनिश के नीचे छुपी हुई हैं। ये प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम का कॉन्शियस डिसीजन था ताकि ओल्ड और न्यू, माइथोलॉजी और साइफाई दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें। दूसरी तरफ एंटागनिस्ट फोर्सेस के पास जो मैकेनिकल सोल्जर्स हैं उन्हें SUN N.0 कहा जाता है।
सुम नाम भी रैंडम नहीं है। ये एक नमर्ड मास प्रोड्यूस्ड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो बुज्जी की इंडिविजुअलिटी और कॉन्शियसनेस के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कॉन्ट्रास्ट इंटेंशनल है। एक तरफ एक एआई जो अपने साथी से इमोशनल बॉन्ड बनाती है, दूसरी तरफ मशीन्स जो सिर्फ नंबर्स हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं। शंबाला जो फिल्म में लास्ट सर्वाइविंग सेफ हेवन दिखाया गया है, ये कोई फिक्शनल नाम नहीं है। हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों मिथोलॉजीज में शांबला एक मिथिकल किंगडम है जहाँ कल की विष्णु के 10th अवतार जन्म लेंगे ताकि वर्ल्ड को प्यूरिफाई कर सके। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी शंबाला का जिक्र है एज अ हिडन किंगडम जहाँ पीस और एनलाइटनमेंट सर्वाइविंग है, जबकि बाहर की दुनिया के उसमें है। फिल्म इसमें बिल्कुल सेम कंसेप्ट यूज करती है। शंबाला एक हिडन प्रोटेक्टेड जगह है जहाँ लास्ट होप सर्वाइव करती है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी और कम्युनिटी अभी भी जिंदा है, जबकि बाहर की दुनिया, काशी के बाहर वाला हिस्सा, कंप्लीटली रिसोर्स स्टार्व्ड और ऑपरेसिव बन चुकी है। शांबला के विजुअल डिजाइन में भी आपने नोटिस किया होगा कि वहां कलर्स वार्मर हैं, नेचुरल लाइट ज्यादा है और आर्किटेक्चर में ट्रेडिशनल इंडियन टेम्पल जैसी एलिमेंट्स हैं, जबकि बाहर की दुनिया कोल्ड, ग्रे और मैकेनिकल फील देती है। ये डेलिब्रेट विजुअल कॉन्ट्रास्ट है जो धर्म और अधर्मा के बीच का फर्क दिखाता है। काली, जो फिल्म की एंटागनिस्ट फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम भी कोइंसिडेंस नहीं है। काली बाई काली का रेफरेंस कली युगा से है, वो युग जिसमें धर्म सबसे कमजोर हो जाता है और अधर्म का राज होता है। फिल्म का पूरा सेटिंग ही कली युगा के क्लाइमैक्स को रिप्रेजेंट करता है, जहां कल्कि का अवतार प्रकट होता है ताकि नया युग, सत्य युगा शुरू हो सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि काली कैरेक्टर का विजुअल डिजाइन भी सिंबॉलिक है। उसकी बॉडी पे जो ऑगमेंटेशंस और मैकेनिकल मॉडिफिकेशंस हैं, वो एक करप्टेड आर्टिफिशियल वर्जन ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेचुरल डिवाइन पावर के अपोजिट है जो कल की ऐसे अवतार्स के पास होती है। ये एक विजुअल मेटेफर है कि अधर्मा भी पावर का एक रूप है, लेकिन वो आर्टिफिशियल, बोरोड और अल्टीमेटली होलो है। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर सुमति, जिसे फिल्म में SUM-80 प्रोग्राम के थ्रू ट्रैक किया जाता है, उसकी प्रेगनेंसी भी डीपली सिंबॉलिक है। उसका नाम लेटर रिवील होता है एज कनेक्टेड टू अ लार्जर प्रोफेसी, और उसकी सिचुएशन एक प्रेग्नेंट वुमन जो कॉन्स्टेंटली हंटेड हो रही है अपने अनबॉर्न चाइल्ड की वजह से। ये डायरेक्टली देवकी और कृष्ण की स्टोरी को मिरर करता है, जहां कंसा देवकी के हर बच्चे को मार देता था क्योंकि एक प्रोफेसी थी कि उसका एक पुत्र ही मारेगा। फिल्म में भी सुमति को इस वजह से टारगेट किया जाता है क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो प्रोफेसी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड को बचाने वाला है। ये पैरेलल इतना डायरेक्ट है कि अगर आप कृष्णा जन्म की स्टोरी जानते हैं तो फिल्म का पूरा टेंशन और स्टेक्स सिस्टम आपको तुरंत समझ आ जाता है। एंटेगोनिस्ट यास्किन, जिसे कमल हासन ने पोर्ट्रे किया है, उसका द कॉम्प्लेक्स, जहां वो कंट्रोल सेंटर से सब कुछ ऑपरेट करता है, उसका डिजाइन भी ध्यान देने लायक है। कॉम्प्लेक्स के आर्किटेक्चर में थ्रोन रूम जैसी सिमेट्री है जो पुराने राजाओं के दरबार जैसी फील देती है। ये सटल है, लेकिन ये यास्किन के गोद कॉम्प्लेक्स और पावर हंगर को विजुअली रीइंफोर्स करता है। एक और छोटा डिटेल, जब भी यास्किन अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को कंट्रोल करता है, उसके स्क्रीन्स पर जो पैटर्न्स दिखाए जाते हैं उनमें जियोमेट्रिक मंडलास जैसी शेप्स हैं जो स्पिरिचुअल सिंबल्स को करप्ट मैकेनिकल वर्जन में प्रेजेंट करती हैं। ये फिर से वही थीम है, अधर्मा धर्म के सिंबल्स को चुराकर उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करता है। पूरी फिल्म में कलर पैलेट भी केयरफुली प्लान्ड है। शांबला और धर्म से यू कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स में वार्म टोन्स, गोल्ड, सैफरन, डीप रेड यूज किए गए हैं जो ट्रेडिशनली स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी से एसोसिएट होते हैं। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स और उसके फोर्सेस कोल्ड ग्रेज, ब्लैक्स और मेटालिक ब्लूज में ड्रेस्ड हैं जो स्टेरिलिटी और सोललेसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। भैरवा का कॉस्ट्यूम भी जर्नी के साथ इवॉल्व होता है। शुरू में वो ज्यादा म्यूटेड, प्रैक्टिकल, मर्सिनरी टाइप क्लोथ्स पहनता है, लेकिन जैसे जैसे उसका कैरेक्टर आर्क अनफोल्ड होता है, उसके कॉस्ट्यूम में भी वार्मर टोन्स और ट्रेडिशनल एलिमेंट्स ऐड होते जाते हैं जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को सटली शो करते हैं बिना किसी डायलॉग के। फिल्म के एंड में जो सीन है वहां एक छोटा सा विजुअल हिंट दिया गया है जो डायरेक्टली सीक्वल कल की 2898 AD पार्ट 2 से कनेक्ट होता है। इसके अलावा एंड क्रेडिट्स के जस्ट पहले एक ब्रीफ मोमेंट है जहां एक स्पेसिफिक वेपन डिजाइन फ्लैश होता है। ये वेपन महाभारत के एक स्पेसिफिक डिवाइन अस्त्र से मिलता जुलता है
जिसका यूज सिर्फ तब होता है जब कल्कि अपने पूरे अवतार रूप में प्रकट होते हैं। ये एक क्लियर सेटअप है पार्ट 2 के लिए, जहां हम शायद कल्कि का फुल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो दोस्तों, ये द कल्कि 2898 एडी के कुछ सबसे इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल्स जो शायद आपने मिस कर दिए होंगे। अश्वत्थामा के कर्स से लेकर सुमति और देवकी के पैरले तक हर चीज इतनी डीपली माइथोलॉजी से कनेक्टेड है कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक पूरी तरह से क्राफ्टेड मिथोलॉजिकल यूनिवर्स है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा ईस्टर एग सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिनेफाइल केंद्र को देखते रहिए।